Okay, so today we'll be doing aggregate demand and aggregate supply chapter, which is called Theory of Income, Output and Employment. It is the concept where we will be understanding this concept in four parts: AD and AS, which is कि इसके components क्या है, फिर इनका जब मिलना होता है equilibrium, AD and AS approach and S&I approach. Then we'll talk about the investment multiplier जो यहाँ पर है, जिसके अंदर कितना investment किया जाए so that you can have many fold increase in your income. And lastly we'll be talking about excess demand and deficit demand, right? So ये हमारे चार मेन टॉपिक्स होने वाले हैं. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वी हैव एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट, राइट? ये हम नेशनल इनकम में पढ़ते हैं. हम पूरे चैप्टर में थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में विल बी स्टडिंग एक्स ante, what we plan to do, not what we actually do. National income के chapter में we study this, but over here we are going to be doing ex ante. Next we'll talk about is what is aggregate demand. Aggregate demand क्या है? Aggregate demand is something what all the people in a country, let's just say हमारी ये country है, उसमें अगर हम कहें 4 sectors में मैंने इसको divide कर दिया, तो वो सारे लोग जो demand करने वाले हैं उसको हम aggregate demand कहते हैं. Let's just first talk about that. There are 4 sectors: household, we have the firms, government and rest of the world. ठीक है जी. इसके अंदर हाउस कंज्यूम करते हैं, फर्म्स इन्वेस्ट करती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहता है. तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इट इज C+I विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, 3 सेक्टर में इट इज विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड 4 सेक्टर मॉडल के अंदर इट इज योर विद rest of the world. आपको क्वेश्चन में they can ask you a basic question that 3 sector model के हिसाब से AD explain करो and all that. नेक्स्ट यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज दैट जब मेरी इनकम बढ़ती है तो लोगों की सारी, aggregate demand is the sum total of all the demand which is there in the economy at a point of time. तो aggregate demand क्या है? जब लोगों की इनकम बढ़ेगी aggregate demand भी बढ़ेगी, जब घटेगी तो ये भी घटेगी. So let's take an example here. If the income increases तो aggregate demand also increases, but ये क्या है? जीरो लेवल पे, इस लेवल के हमारे कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. द वर्ड ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट, दैट consumption which is independent of the level of income. This is going to be happening from the borrowings or the disinvestment. क्या मतलब मेरा? अब मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया, जो मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है उसके अंदर अभी मैंने कमाना नहीं शुरू किया, पर मैंने फैक्ट्री ले ली रेंट पे, मैंने उसमें मशीनरी डाल दी, खर्चा किया ना, मैंने डिमांड की, बट इनकम क्या है उसमें? जीरो. इसीलिए वो हम बोरो करके पैसा लाएंगे, इसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. अब यहाँ हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ के अंदर हमने देखा कि अपवर्ड स्लोपिंग है, जीरो लेवल पे 10, फिर 15, फिर 20, 25, दिस गोज अप. दैट इज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड. एंड द सेकेंड देयर इज autonomous consumption, the consumption which is independent of the level of income, right? अब जो ये एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स कराए, मैं इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, हमारे को क्वेश्चन आ सकता है चारों को ऐड करने का, बट हम केन्जियन की थ्योरी पढ़ रहे हैं. किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? केन्जियन की. तो केन्जियन की थ्योरी के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग ओनली दीज टू. अब आप कहोगे फिर एग्रीगेट डिमांड आया कि 2 ही लेने फैक्टर्स. नहीं, अगर क्वेश्चन आता है यू टेक ऑल, बट व्हेन वी आर डूइंग द थ्योरी एज इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कब आता है? तब C और I की हम बात करते हैं एज पर हिज थ्योरी. किसकी थ्योरी? केन्जियन की थ्योरी, राइट? चलिए इसके अब हम आगे चलेंगे. ओके, तो एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, वन बाय वन लेट्स स्टडी दिस. सबसे पहला द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड वील बी स्टडिंग इज कंजम्पशन. कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. मतलब यहाँ पर इसका मतलब है डिपेंडेंट. कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम. अगेन
If income increases, consumption increases. If income decreases, consumption decreases. What relationship? Positive relationship between income and consumption as we go on and on. ठीक है जी, अब हम यहाँ पर again we'll draw this. We'll have income, we have consumption, and I am taking one more thing here, which is your savings. मेरी income 0, मेरी consumption 500, मेरी savings क्या होंगी? ठीक है, ये पता होने के लिए we need to know y is equal to c plus f, right? So this is minus 500. Beta, this is also called autonomous savings. This is also called dis savings. क्योंकि आप पैसा लाओगे कहाँ से? बोरो करके या डिस सेविंग जो आपकी पुरानी पड़ी है, इसलिए ये हमारी डिस सेविंग्स है. क्या है? डिस सेविंग्स, बोरोइंग्स, या जो इसका एक्चुअल नाम है वो है ऑटोनॉमस सेविंग्स. अब जब मेरी इनकम हुई 1000, ये भी चलो 1000, ये 0, फिर ये 2000, ये 1500, तो ये कितना हुआ? अब पॉजिटिव में आ गई सेविंग्स. फिर 3000 पे 2000, और ये कितना आ गया? 1000. हाउ एम आई कैलकुलेटिंग दिस? विद इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस. दिस इज 4000, दिस इज 2500, एंड दिस इज 1500. आई पुट इट ऑन द ग्राफ फॉर यू ओवर हियर, which states जैसे जैसे मेरी इनकम, यहाँ मेरे पास इनकम आएगा, यहाँ मेरे पास consumption and savings, right? So 0 level पे there is something which is getting consumed, 500, ठीक है, फिर ये 1000, और यहाँ पर let's just say this is also 500. 1000, 2000, 3000 goes up. ठीक है, अब यहाँ क्या है? एट 0 लेवल कंजम्पशन इज 500, एट 1000 इट इज 1000. तो ये यहाँ से ऐसे मेरा कंजम्पशन फंक्शन जाएगा अगर मैं इसको आगे तक ले जाऊं. अब सिमिलरली हमारे पास क्या है? -500 से 0 पे -500, 1000 पे 0, ये आ गया. ये देखो, ये इसके साथ पैरेलल जा रहा है, पैरेलल सेविंग्स फंक्शन. ये मेरा सेविंग्स फंक्शन बन गया. अब इसमें आई एम गोइंग टू बी इंट्रोड्यूसिंग यू वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड द इनकम लाइन. ठीक है, इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं. ये है मेरी इनकम लाइन. प्लीज मुझे बताना, हाउ मच इज द इनकम एट 0 लेवल ऑफ इनकम? 0. बहुत स्टूपिड बात बोलने वाली हूं मैं, आगे देखो. 1000 पे C प्लस S कितना है? 1000. 2000 पे 2000. तो ये ऐसे ही ऊपर तक इनकम लाइन 45 डिग्रीज पे बनेगी. 1000 पे 1000, 2000 पे 2000, 3000 पे 3000, 4000 पे 4000. क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस लाइन या फिर इनकम लाइन. ठीक है, अब यहां देखेंगे, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, फर्स्ट थिंग. सेकंड, ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट. एंड थर्ड इन्फ्लुएंस 1, 2, ठीक है. थर्ड, consumption has a positive relationship with income. As the income increases, the consumption also increases. Clear है? Understood है? अब जो हमारा consumption है हमारा consumption दो टाइप का. एक है average propensity to consume and the other is marginal propensity to consume. एवरेज एंड मार्जिनल. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है बेटा? पहले तो प्रोपेंसिटी क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. द वर्ड प्रोपेंसिटी मीन्स टेंडेंसी, मीन्स टेंडेंसी. एवरेजली अगर मेरी इनकम 100 है, मैं उसमें से कितना कंज्यूम करता हूं? एवरेज. एवरेज propensity to consume. दूसरी तरफ है मेरे पास marginal propensity to consume. जब मेरी इनकम में चेंज होता है तो मैं कितना चेंज अपनी कंजम्पशन में लाता हूं,
टेंडेंसी मेरी कितनी है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ध्यान से देखिए, दिस विल बी C बाय Y, दिस विल बी change in C by change in Y. I'll give you a small table, you can calculate it. ये देखिए, ये मेरे पास इनकम है, पहले 100 थी, अब 200 हो गई। बेटा कंजम्पशन लेट्स जस्ट से पहले मेरी 80 थी, तो मेरा APC क्या होगा, 80 डिवाइड बाय 100, 0.8, and now let's just say it is 140, 140 divided by 200, it is 0.7. सिमिलरली अब अगर MPC निकालनी है, ध्यान देंगे पहले का कुछ नहीं क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं है, बट सेकंड में ध्यान से देखो प्लीज, इट इज चेंज इन C बाय चेंज इन Y, दैट इज 140, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 80 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100 विच इज 0.6। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए, ये हमारा APC और MPC है, डन है। एनीबडी एनी डाउट? अब इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है MPC। क्यों? क्योंकि MPC के बड़े सारे क्या हैं, प्रॉपर्टीज हैं। बिफोर आई शिफ्ट टू द प्रॉपर्टीज आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा कंजम्पशन है यहाँ पे, और यहाँ मेरे पास क्या है, इनकम है। दिस इज व्हाट माय कंजम्पशन फंक्शन लुक्स लाइक। किसी भी चीज का कर्व स्लोप निकालने के लिए, किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला, चेंज इन Y बाय चेंज इन X। व्हाट इज ऑन द Y एक्सिस, कंजम्पशन, चेंज इन C। व्हाट इज ऑन द X एक्सिस, इनकम, चेंज इन इनकम। ये अभी मैंने क्या बताया, इट इज द फॉर्मूला फॉर MPC। henceforth MPC, change in C, change in Y is equal to MPC. Hence, MPC is the slope for consumption function. First point, MPC is the slope of consumption function. हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे with the help of this. MPC is the slope for consumption function. Next, अब इसके अंदर एक एक कर कर, let me go with the properties here. I'll put it across over here. First property, ठीक है, MPC is always positive. Why? कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सॉरी, इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम घटेगा, माइनस में है, कंजम्पशन भी घट जाएगा, माइनस 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 कट हो गया, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड थिंग, MPC lies between 0 to 1. MPC 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? मेरा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन C बाय चेंज इन Y। बेटा जो चेंज इन Y है दैट इज चेंज इन C प्लस चेंज इन S। Y इज इक्वल टू C प्लस S। अगर चेंज हो रहा है तो वो भी इसमें आ रहा है। अब अगर कुछ पार्ट, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, देयर इज सम पार्ट व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू गेट कंज्यूम्ड। ठीक है, सो अगर मैं इसको हटा दूं तो वो आ जाएगा यहाँ पर, that change in C by change in Y will always be less than 1 because there is some part which is getting saved also. Hence, it lies between 0 to 1. The third property is that MPC for poor people or poor countries is always high. क्या लॉजिक है, एक गरीब बंदा है, उसकी इनकम लेट्स जस्ट से यहाँ पे करते हैं, ठीक है, एक गरीब बंदा है जिसकी इनकम है 10,000 रुपीज और एक अमीर बंदा है उसकी 1 करोड़। ठीक है, दिस पर्सन इज रिच, दिस पर्सन इज पुअर, ही स्पेंड्स हाउ मच, 9800 आउट ऑफ हिज एंटायर, ये इसकी कंजम्पशन है, ये इसकी इनकम है, ही स्पेंड्स 60 lakhs। पहले तो अगर इसका देखें तो चलो, अब इनकम चेंज हुई, इसकी इनकम 20,000 हो गई और इसकी इनकम 2 करोड़, डबल कर दी मैंने। ठीक है, अब ये बंदा कितना स्पेंड करेगा, 19,800, वो ज्यादा सेव नहीं कर पाएगा। अभी वो गरीब है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं पूरी हो रही है, जबकि जो ये गरीब है ना, ही विल से आई विल स्पेंड व्हाट, 80 lakhs। अब आप MPC निकाल के देखो,
क्यों? अब ये बंदा जो अमीर है उसके पास घर है, गाड़ी है, कंफर्ट गुड्स है, सब कुछ है, उसके पास इंश्योरेंस भी है, वो ट्रिप्स भी घूमने चले जाता है, ज़्यादा एक गाड़ी अगले साल नहीं ले लेगा। पर ऐसे पागलों की तरह तो नहीं कहेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं इधर भी एसी लगाऊंगा, एक ही कमरे में इधर भी लगाऊंगा। कोई संकी थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए उसका खर्चा इतना नहीं होगा जितना इसका होगा, क्योंकि इसके घर पे हो सकता है अभी तक पंखा ही नहीं है, तो बेचारा अभी तो पंखा लेकर आएगा, अभी वो अपने बच्चों को स्कूल में डालेगा, अभी वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस भी लेनी है उसने, इसलिए वो सिर्फ जितना पहले था मे बी उतना ही, उससे कम ही खर्च कर पाएगा। थोड़ा पागलपन भी आता है ना, अभी पैसा आया मैं ये भी खर्च कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। सो इसका MPC विल बी हायर, इसका ऑलमोस्ट 1 ही होएगा और इसका बहुत कम होगा 20, इसका 0.2 होएगा आई थिंक। ठीक है, सो ऑलवेज इट इज हाई फॉर द पुअर पीपल। एंड लास्टली हमारे इस चैप्टर में हमने करना भी वही है, MPC नहीं, जो कंजम्पशन फंक्शन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन देख रहे हो आप, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका MPC क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। The MPC, the consumption function which is a straight line, his MPC is constant, right? Understood? ये हमारा कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट है इंटायरली। जो हमने पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा हमने? AD में C+I पढ़ना था तो हमने C पढ़ लिया, बट अगर हमने C पढ़ा इसके साथ एक और चीज पढ़नी जरूरी है विच इज कॉल्ड सेविंग्स। बेटा अगेन सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, इनकम घटेगी सेविंग्स भी घटेंगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे टेबल सेम बना रही हूँ जो मैंने पहले बनाया। ये मेरी इनकम है, जीरो लेवल पे 500 मतलब सेविंग्स -500, ठीक है, 1000, 2000, 3000, 4000, 1000, 1500, 2000, 2500. So this is going to be 0, 500, 1000, 1500. अब ये हमारा सेविंग्स का मैंने टेबल बनाया। अब ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क इट, हाईलाइट इट, मे बी यू गॉट इट इन योर प्री बोर्ड्स ऑल्सो। द क्वेश्चन इज हाउ इज savings function derived from consumption function? ठीक है, हाउ इज सेविंग्स फंक्शंस डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन? 3 मार्कर क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है बेटा, डायरेक्ट। ये मेरा सेविंग फंक्शन है जो कि 0 से शुरू हो रहा है, ये मेरी ऑटोनॉमस सेविंग्स है। फिर ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन है, ऑटोनॉमस है, ये मेरी कंजम्पशन फंक्शन है, ये मेरी इनकम लाइन है। ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, अभी बनाया था। ठीक है, अब इसको कैसे इन्फर करते हैं? अगर आपको क्वेश्चन 3 मार्कर 4 मार्कर हाउ इज सेविंग्स फंक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन आता है तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले बताओ, सेविंग्स इज द फंक्शन ऑफ income. If the income increases, saving increase, income decreases, saving decreases. Draw this table and then draw the diagram and now see how you derive it. He says when consumption is greater than income, देख रहे हो, consumption is greater than income, savings are negative. When consumption is equal to income, savings are 0. When consumption is less than income, ठीक है, savings are positive. And that is how you derive it. These 3 lines can make a difference. Consumption greater than income, ठीक है, savings are negative. Consumption equal to, savings 0. Consumption less than income, savings positive. And that's how you draw this. Write this down here and then write down properly. पूरा लिख दो कंजम्पशन, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा लगे, and properly इसको पूरा पूरा लिख दो. Very good question, very important. 3 lines. ठीक, अब हमने सेविंग्स अगर पढ़ा तो अब सेविंग्स के भी हमारे पास क्या है? 2 पार्ट्स हैं। सेविंग्स क्या होती हैं? सेविंग्स के 2 प्रोपेंसिटीज हैं। क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरी तरफ क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज क्या हो गया बेटा? S/Y, और मार्जिनल क्या हो गया? चेंज इन S बाय चेंज इन Y। क्लियर है ये? अगेन अगर मैं टेबल बनाती हूँ तो बहुत इजी है आपको ये समझना कि
ये मेरी इनकम है 100, अब 200, कंजम्पशन पहले मैंने 80 रखी थी और ये हो गई 140। हरी आप कोशिश करो इसमें निकालने की, APS MPS, जल्दी से निकालो। सो व्हाट इज द आंसर? यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, सो ये 0.2 आ गया, और यहाँ कितना आया हमारे पास 60, तो ये 0.6 करेक्ट है। और अब इसके बाद यहाँ पहला कुछ नहीं होगा। ये कैसे करेंगे? 100 सॉरी सेविंग्स 140 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100, सॉरी 60 minus 20, so this is how much? So 0.4. है? ओहो, ये 60 ही है। न्यू सेविंग्स माइनस 20, मेरा ठीक है आंसर। बट ये 0.6 में 0.6 नहीं आएगा क्योंकि सेविंग्स 200 है, मतलब इनकम 200। But I'm calculating the change here. No, I'm talking about APS. Second वाला, हाँ, this is wrong, sorry. This is how much? 60 divided by 200, which is 0.3. Okay, yes, this is the 0. अच्छा, अब यही कह रहे थे, correct. All right, so this is what it goes for. ठीक है, अब हमारे को पता लग गया MPC और MPS क्या है। अगेन MPS is the slope for savings function, ठीक है जी, और इसमें इतनी प्रॉपर्टीज की कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ से 2-3 रिलेशनशिप्स करेंगे, विच आर दैट MPC, पहले APC करते हैं, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना आ जाता है, इस बार के सैंपल पेपर में आया है, ठीक है। सो he says what is APC? C by Y, ठीक है, इसको मैं 1 ले लेती हूँ। एंड what is APS? S by Y, इसको मैं 2 ले लेती हूँ। एडिंग 1 and 2, ठीक है। सो C by Y प्लस APC प्लस APS इज इक्वल टू C by Y प्लस S by Y, मैंने इसको लिया Y। सो C प्लस S, मैंने अगर LCM लिया, C प्लस S क्या होता है? वी नो C प्लस S इज इक्वल टू Y, सो ये Y by Y हुआ, ये कटा 1, हेंस प्रूव्ड हो गया that APC plus APS is equal to 1. Same way he says what is MP C, तो मैं इसके अंदर ही इसको डाल रही हूँ। चलिए, he says प्रूव करना है that MPC plus MPS is equal to 1. So MPC is change in C by change in Y, MPS is change in S by change in Y. So I add MPC and MPS, which is change in C by change in S. ये सब जगह मैंने चेंज डाल दिया और मेरा आंसर प्रूव हो गया। क्लियर है ये चीज? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। तो CBSE and ISC both, it's important. Next we talk about linear consumption function. Linear consumption function बेटा न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाला है, सो प्लीज अच्छी तरह से करेंगे। ही सेज कंजम्पशन का लीनियर फंक्शन क्या है? C इज इक्वल टू C बार। मैं वैसे अगर लीनियर फंक्शन की बात करूं, इट इज X इज इक्वल टू A प्लस BY, ऐसे निकलता है। X और Y हमने यूज करे, A और B हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, A और B अल्फा बीटा होता है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में। सो यहाँ C
बार, ये क्या हो गया ऑटोनॉमस, ये कांस्टेंट रहने वाला है जीरो लेवल इनकम पे, ये हो गया बी, ये बी क्या है एमपीसी, द स्लोप फॉर कंजम्पशन फंक्शन, सी बाय चेंज इन वाई, और ये वाई सेम इसका ऑपोजिट बेटा इसी से डराइव हो रहा है, व्हाट इज द सेविंग्स का लीनियर फंक्शन, ध्यान से देखेंगे, एस इज इक्वल टू एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई, व्हाट इज 1 माइनस बी, अगर बी एम पी सी है तो ये क्या हो जाएगा एम पी एस, ये क्या है ऑटोनॉमस, ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये हमारे दोनों यूज होने वाले हैं। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, दिस इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड एवरीबडी दिस इज योर इंड्यूस्ड कंजम्पशन, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, henceforth आई एम डूइंग इट विद यू, दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, the consumption which is not independent of the level of income, जैसे जैसे change in C और change in Y होगा वैसे ही ये बढ़ेगा, क्लियर है, this part is autonomous, this part is induced, क्लियर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हमने एडी में C प्लस आई पढ़ना था, C पढ़ा साथ में S पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे I। सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ही सेज इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम करते हैं ऑन आवर बिजनेस, है ना, द फर्म्स टू, बेटा अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस एंड द अदर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखेंगे ऐसी दिखाई देती है, आए कहता मेरे इनकम पे या मेरे प्रॉफिट पे कोई फर्क पढ़े ना पढ़े, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी सेम, मैं चाहे इस इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया मैंने, मैं उससे चाहे 1 करोड़ कमाऊं, मैं चाहे 0 कमाऊं, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, व्हाई, बिकॉज आई एम गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट का काम है सोशल वेलफेयर, hence this is the autonomous investment, is the investment which is independent of the level of income or the profits, समझ गए, क्लियर है। दूसरी तरफ है हमारे पास इंड्यूस्ड, दूसरी तरफ हमारे पास है इंड्यूस्ड, यहाँ है मेरे पास इनकम या मेरे प्रॉफिट्स, जहां पे वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट जीरो, ठीक है जी, ये बढ़ गया, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। देखो मुझे, मैं कौन हूं, मैं हूं प्राइवेट सेक्टर, मैं हूं प्राइवेट सेक्टर, मुझे किस चीज से फर्क पड़ता है, मेरा मोटिव है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेरे को ज्यादा होगा प्रॉफिट या इनकम, मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका डिफरेंस आ सकता है आपको या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्कर्स आईएससी को काफी क्वेश्चंस आते हैं कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बता दो क्यों करेगी गवर्नमेंट, ये भी होता है। ऑटोनॉमस जोन सा है सच, इसके अंदर क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाई डज द गवर्नमेंट नीड टू डू दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इकोनॉमी को चलाते रखना है, डिप्रेशन हो जाए डिफ्लेशन हो जाए, सो यू नीड टू इन्फ्यूज मनी दैट द गवर्नमेंट डज, दैट इज व्हाई इट इज अ रूल, डन, अंडरस्टूड। सो इससे हमारा एडी खत्म होता है और हमें पता लगता है कि एडी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं which is C plus I. So these two we have done. Let's talk about AS. What is AS? Everybody listens to me carefully. He says aggregate supply, देखने से जो लग रहा है total amount of जो आउटपुट इकोनॉमी की है वो एग्रीगेट सप्लाई है, बट अगर मैं रियल टर्म्स में डेफिनेशन की बात करूं, ध्यान से सुनेंगे, इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, व्हिच मींस दिस इज नेशनल इनकम। सो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट नेशनल इनकम, द टोटल व्हाट वाला जो हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ध्यान से देखिए, हमने इनकम लाइन ऑलरेडी बनाई थी जो कि यहाँ पे 45 डिग्रीज के एंगल पे थी। सो इनकम लाइन
एग्रीगेट सप्लाई NNPFC और C+S। C+S होता है ना, y इज इक्वल टू C+S होता है। सो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या हैं? C+S। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है? C+I। एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है? C+S। राइट? तो इससे वी फिनिश द फर्स्ट टॉपिक, which is aggregate demand and aggregate supply. We've done the components, we've understood what aggregate demand is, what aggregate supply is. So this is, सारी चीजें you should know. It is Y, AS, NNPFC, C+S, all that. So with this, we finish the first topic and we shift to the second part. Second part क्या है? Short run. Okay, before I shift there, please, फटाफट you please write down what are the formulas जो यूज होने वाले हैं यहाँ पे। जितने भी मैंने अभी फर्स्ट टॉपिक कराया वो सारे लिख लो। y इज इक्वल टू C+S, these are all the numeric formulas you can use। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या आपको यूज होंगे। ठीक है, इन व्हाट? इन कैलकुलेशन और यूजिंग इन द न्यूमेरिकल्स। राइट, ये सारे हमारे यूज होंगे। डन है? चलिए अब हम शिफ्ट होंगे सेकेंड पार्ट पे, विच इज व्हाट? विच इज योर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट केन्जियन ने दिया था। उसने क्या कहा था? उसने कहा था, कहता जब एग्रीगेट डिमांड मीट्स एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, व्हेन एवर दे बोथ विल मीट। आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। कहता जब ये दोनों मीट कर जाएंगे देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम। बट ही मेंशन्ड, जरूरी नहीं है कि जब ये दोनों मीट करें, इक्विलिब्रियम तो होगा, बट जरूरी नहीं है कि जब ये दोनों मीट करें तो इकोनॉमी में सारी रिसोर्सेज यूज हो गई हो। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बोथ मीट even before all the resources in the economy are not utilized। आ रही है बात समझ में? हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसने एक और अप्रोच दी। दिस वाज द फर्स्ट अप्रोच, ही गेव अ सेकंड अप्रोच विच इज SNI अप्रोच, जो कि इसी से निकली है। कैसे? AD इज इक्वल टू AS, C+I इसके कॉम्पोनेंट्स, C+S इसके, C कट कर दिया तो I इज इक्वल टू S, इसी से डिराइव हुआ है। तो ये सेकंड वाला है, इसको भी हम इसके अंदर ही कर लेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन का नोट्स में आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे अपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के नोट्स में। यू विल गेट ऑल दी प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला पैटर्न क्या है। ठीक है, नोट्स में है। राइट, अब हमारे पास यहाँ है एक टेबल जो आप मेरे लिए अभी फिल करने वाले हो। ये मेरी इनकम है इकोनॉमी में, विच इज 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। बेटा n इज माय एम्प्लॉयमेंट, ये करोड़ में है, ये लैक्स में है। एम्प्लॉयमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60। फिर यहाँ पर मेरे पास है कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन मेरी ऑब्वियसली माइनस, इस जीरो भी ले लेते हैं ना हम, यहाँ जीरो भी डाल दो प्लीज, जीरो। ठीक है, -100, 150, 200,
250, 300, 350, 400. अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई मेरी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है 100, एडी और एएस आप निकालोगे। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, henceforth you have to see what will happen, it will remain the same by the end, तो ये सेम रहेगी। hurry up, do this। चलिए, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये प्लस है प्लीज, ठीक है। दिस इज नथिंग ओनली, अगर लॉजिक से देखें हम, दिस इज नथिंग ओनली, दिस इज 100 ओनली, okay। so this is going to be minus 100, minus 50, 0, 50, है ना। मैं इनकम किसके साथ चल रही हूँ, 100, 150, 200, 100, ये सब जगह सेम रहेगा एवरीबडी, ये हर जगह सेम रहेगा। सो उसके बाद दिस इज सी प्लस आई, इन दोनों को प्लस करना है, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500। बेटा एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सी प्लस एस, या तो अपना दिमाग खराब करके इन दोनों को ऐड करते रहो, या सी प्लस एस और वाई। सो एग्रीगेट सप्लाई इज सेम 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। क्लियर है ये चीज। सो दिस इज अबाउट योर कॉन्सेप्ट हियर। अब ये देखो, इक्वल इक्वल, सो इक्विलिब्रियम इज एट 400 लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। यहां देखेंगे ध्यान से, अब मैं डायग्राम बनाने वाली हूं, पर मैं 2 पैनल्स में बनाऊंगी इस डायग्राम को। चलिए ध्यान से देखेंगे, हम 2 पैनल्स में बनाएंगे। ये है मेरा पैनल बी जहाँ पे एस एन आई अप्रोच दिखाएंगे, ये है मेरा पैनल ए जहाँ ए डी एंड ए एस का अप्रोच दिखाएंगे, राइट। अब यहाँ पे हम लोग 100 प्लीज दोनों सेम सेम लेंगे, 200, 300, 400, 500, 600। टू 300, 400, 500, 600। ध्यान से देखिए, यहाँ मेरे पास है एडी एंड यहाँ मैं एडी बनाऊंगी, राइट। एट 0 लेवल माय कंजम्पशन एडी इज 200, तो ये यहाँ से शुरू होएगा और ये जाएगा ऊपर तक, एग्रीगेट डिमांड। और व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज माय इनकम लाइन, जो कि यहाँ आ जाएगी 100 पे 0 पे 0, ठीक है, 100 पे 100, 200 पे 200, ये ऊपर तक जाती रहेगी। wherever they both meet is the point of equilibrium at 400, at 400 मेरा इक्विलिब्रियम हो गया। सेम एस एन आई का जाएंगे हम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। इन सेविंग्स क्या है, डायरेक्टली 100, आए ये 100 पे है, और सेविंग्स क्या है, -100, फिर 50, फिर 200 पे 0, फिर यहाँ आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया बेटा इक्विलिब्रियम सेविंग्स का। सो दिस इज माय पैनल ए का, एडी इज इक्वल टू ए एस, मैं यहाँ पे ए एस लिख देती हूँ, और ये है बी पैनल फॉर एस इज इक्वल टू आई। बट these two equilibriums are called under employment equilibrium. What do I mean by them? Under employment equilibrium. Everybody, what do you mean by under employment equilibrium? How much is the total income which can be earned in this economy? 600. Very good, that is correct. Where is the equilibrium?
400. How much income is still unemployed? 200. देखो यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, अभी भी लोग है ना, इसलिए ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सेम यहाँ पर SNI पे है. सबको क्लियर है? हरी आप इसको ड्रॉ करना है और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन करेंगे जो कि CBSE और ISC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर दिस ईयर आई पर्सनली बिलीव फॉर ISC ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डन है एवरीबॉडी? तो ये हमारा दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है because all the resources in the economy have not been utilized. Still there are people who are unemployed. How much? 20 lakh people are unemployed. 200 crores of income is still unemployed in the economy. Done? ठीक है. अब देखो, ये दो पैनल्स थे, मैं पैनल ए की बात कर रही हूँ. ये आपका क्वेश्चन है, ये 400 वाला ही है. ठीक है, ये AS है और ये AD है, ये इक्विलिब्रियम है. Let's just say my question is, if aggregate demand is greater than aggregate supply, what will happen in the economy? If aggregate demand is greater than aggregate supply, ध्यान से देखेंगे, this is the situation I'm talking about. ये सब gap is there, lesser is getting produced, है ना. तो ये क्वेश्चन है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई व्हाट विल हैपन. देखो, अगर लोगों ने डिमांड ज्यादा किया, ठीक है, कंज्यूम प्रोड्यूस कम हुआ है, सो अब क्या हो रहा है, ये है प्लानिंग. मैंने क्या कहा था, ये एक्स एंटे है ना कि एक्स पोस्ट. सो एक्स एंटे हमारी जो प्लानिंग थी वो थोड़ी सी क्या रह गई, अंडर रह गई. इसलिए फॉर द कमिंग ईयर द प्रोड्यूसर विल, उसकी पहले अनसोल्ड स्टॉक इकोनॉमी में ज्यादा है कम है, कम है. क्यों? क्योंकि लोग कंज्यूम ज्यादा करके उतना तो बचा ही नहीं. ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक कम है. प्रोड्यूसर फॉर द करंट ईयर विल प्रोड्यूस मोर, ही विल एम्प्लॉय मोर. वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से इनकम ज्यादा प्रोड्यूस होएगी, विच इज एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी. हेंस देन AD विल गेट बैक टू equilibrium at AS. AD gets back at equilibrium to AS. ये एक situation है of disequilibrium where AD is greater than AS. ये क्वेश्चन अच्छा है. What will be the question? If aggregate demand is greater, बेटा वर्ड क्या है, greater more than. मैं एक्सेस और डेफिसिट की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं इफ AD इज ग्रेटर देन AS. हमने किसके साथ चलना है, स्टॉक्स के साथ. मेरा अनसोल्ड स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्यों? कॉमन सेंस लगाओ. लोगों ने ज्यादा डिमांड किया, उतना था ही नहीं प्रोड्यूस कर, मतलब नहीं हुआ था प्रोड्यूस, तो हमें ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि वी गेट इट बैक टू द इक्विलिब्रियम. The other situation इसी में बना के दिखा रही हूँ is if aggregate demand is less than aggregate supply. This is the situation. AD is less than AS. लोगों ने ज़्यादा खरीदा ही नहीं, अनसोल्ड स्टॉक बचा रह गया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कम प्रोड्यूस करेगा करंट ईयर में, एम्प्लॉयमेंट कम लगेगा, लोगों को निकाल देगा, आउटपुट कम होएगी, इनकम कम होएगी, और फिर विल गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम. दिस इज द अदर सिचुएशन. कलर चेंज करो. एग्रीगेट डिमांड को हमने कम कर दिया इक्विलिब्रियम वाली. यस, और दूसरे में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा. करेक्ट. बेसिकली मैं दिखाऊं, अगर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ये इक्विलिब्रियम है. एनी पॉइंट विच इज हियर और हियर is not equilibrium. Here AD is less than AS, here AD is greater than AS. We always want to get back to the equilibrium. तो ये individual क्वेश्चंस मैंने इसको निकाल के डाल दिए. हमेशा याद रखना बेटा, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स है चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इफ इन अ स्टेट जहाँ इक्विलिब्रियम बनता है, इफ यू आर नॉट एट एन इक्विलिब्रियम,
you always want to get back to the equilibrium हमेशा. मैं थोड़े से एग्जांपल्स दे देती हूँ. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा है सिंगल कमोडिटी केस, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इफ ज़्यादा होता है या कम होता है, वी से कंज्यूम मोर और कंज्यूम लेस, ताकि मार्जिनल यूटिलिटी वापस आ जाए. फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है ना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, हम उसको वहां पर लेकर आते हैं. वी डोंट वांट टू प्रोड्यूस वन मोर और वन लेस ऑफ अ कमोडिटी. हमेशा if we are not at an equilibrium, we always want to get back to the equilibrium. This situation which I taught you here is the situation of disequilibrium. अगर एक क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, if the aggregate demand is greater than if the economy is in a disequilibrium, how will we get back? तो आप दोनों situations बना के दिखा सकते हो. ये disequilibrium की situation है. ठीक, इसी का दूसरा पार्ट जो नीचे पैनल बी था बेटा, वो भी है. ये है मेरा पैनल बी. ये एस एन आई आ गया. एस आई इक्विलिब्रियम यहाँ है, ध्यान से देखेंगे. इफ सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ. सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब लोग ज़्यादा सेव कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. हेंसफोर्थ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, प्रोडक्शन फॉर द कमिंग ईयर बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ेगी तो लोगों की सेविंग्स भी बढ़ेंगी. हेंस एस विल बी इक्वल टू आई, जो कि यहाँ पर कम था. ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, लोग इतना सेव करके बैठे, दुकान में जाके कुछ खरीद नहीं रहे, तो प्रोड्यूसर का सारा माल धरा का धरा पड़ा है, जिसकी वजह से उसका अनसोल्ड स्टॉक क्या है? बढ़ गया. तो द करंट वो कम प्रोड्यूस करेगा, लोगों को कम एम्प्लॉय करेगा, आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा, इनकम लेवल्स कम हो जाएंगे, सेविंग कम कर पाओगे, विल गेट बैक टू द इक्विलिब्रियम. तो ये हमारे 4 केसेस बन गए ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. वी ऑलवेज वांट टू बी कमिंग बैक टू द इक्विलिब्रियम. गुड क्वेश्चन, अच्छा है, आ सकता है 3 मार्क्स में, 3 से ज्यादा नहीं बनता है ना. चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट व्हाट वी टॉक अबाउट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, क्योंकि दिस इज गोना हेल्प यू विद द लास्ट चैप्टर. ठीक है, मैंने आपको बताया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एवरीबॉडी. ठीक है, ये रहा मेरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. प्लीज मेरे न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ चल रही हूँ मैं. 400 पे मैंने इक्विलिब्रियम कर दिया था अभी. ठीक है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, ये मेरा एडी है, ये मेरा एएस है. इक्विलिब्रियम क्या? इक्विलिब्रियम का नाम दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब बेटा क्या हुआ? मैंने एडी लेवल्स बढ़ाए. क्यों? मुझे फुल चाहिए था एम्प्लॉयमेंट, तो ये मैं आ गई यहाँ पे नए इक्विलिब्रियम ई डैश. ये क्या है? एडी डैश, विच इज सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई. मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज करी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से मेरा एडी बढ़ गया. तो ये क्या है? ये है 600 लेवल पे. दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. राइट नाउ everybody in the economy is employed. Every level of income that could be earned has been earned at 600. Now what do I do? अब let's just say for whatever reasons हमारा AD और बढ़ गया. ठीक है, ये हो गया AD डबल डैश C प्लस I प्लस चेंज इन I प्लस चेंज इन I डैश. बट क्या इस इकोनॉमी में मैं अपनी इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट 600 के बाद बढ़ा सकती हूँ? नहीं बढ़ा सकती. क्यों नहीं बढ़ा सकती? लोग ही नहीं है, इनकम ही नहीं है. ठीक है, इस वजह से ये जो है, ठीक है, ये मैं सीधा लेके जाती हूँ. ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं इसको इधर बढ़ा पाऊँ. पर जब आप बुक्स खोलोगे ना तो एएस विल बी लाइक दिस ओनली. ठीक है, एएस विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन ओनली देयर. तो दिस इज योर beyond full employment equilibrium. यहाँ पे ना तो इनकम बढ़ सकती है, ना आउटपुट, ना एम्प्लॉयमेंट. बियॉन्ड दिस पॉइंट
Hence, this is Ma'am, called beyond full employment equilibrium. हाँ जी. I mean these also we're talking about planned, है ना? Here, everywhere I am talking about planned. ठीक है? We want it at full always. ठीक है? बट हम यहाँ पे या यहाँ पर हो जाते हैं प्लानिंग के साथ. और वो जब नहीं सॉरी, तो जो आप कह रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, अभी वो थोड़ी देर में एक्सेस और डेफिसिट में आएगा. ठीक है, उसी से देयर बी एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की हमने सोचा ये था और एक्स पोस्ट में ऐसा हो गया तो क्रिएट क्या हो गया, वो चीज अभी हम करते हैं. ठीक है, चलिए ये हमने 3 समझ लिए. ये हमारा इससे सेकंड टॉपिक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का खत्म होता है. Next topic which we'll be talking about over here, the third topic is your multiplier. Beta, multiplier is a very similar concept as we did for credit creation. ठीक है, 1 by CRR था वहां पे. अब यहाँ पे K is equal to change in Y by change in I. क्या है मल्टीप्लायर? ही सेड अगर मैं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता हूँ इकोनॉमी में, उसकी वजह से कितना मल्टीपल टाइम इंक्रीज होता है इनकम में, इज कॉल्ड योर मल्टीप्लायर इफेक्ट. इट इज गोइंग टू बी इफेक्टेड बाय, ठीक है, व्हाट, K इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस MPC. इकोनॉमी में लोग कितना कंज्यूम करते हैं उससे फर्क पड़ेगा. आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, ठीक है, देयर विल बी अ लेसर इफेक्ट ऑन द K एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव. अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो के भी आपका ज़्यादा होएगा क्योंकि उतना मल्टीपल इफेक्ट आएगा. कैसे, ये हम एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे. लेट्स जस्ट से ये इकोनॉमी है जिसके अंदर के हम निकालेंगे, MPC ऑफ दैट इकोनॉमी है 0.5, जिसकी वजह से के क्या होगा, 1 माइनस 0.5, 1 बाई 0.5 इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 100 करोड़ रुपीस की, जिसकी वजह से हाउ मच विल बी द चेंज इन वाई, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाय चेंज इन आई. ये मैंने 2 निकाला, ये 100 हुआ, तो चेंज इन वाई वो कहता 200 करोड़ होएगा. कैसे पता लगा, ध्यान से देखेंगे. ये मेरा प्रोसेस है इसके होने का. ही सेज ये मेरा फेज 1 है. फेज 0 के अंदर पहले उसने 100 करोड़ इन्फ्यूज किया, कर दिया. अब दिस 100 करोड़ बिकम्स समवन एल्सेस इनकम. 100 करोड़ कैसे, मतलब सरकार ने टेंडर निकाला कि अगर सड़कें बनानी है, सो शी हैज द टेंडर एंड शी गेट्स 100 करोड़ इन हर बैंक अकाउंट. नाउ शी इज गोइंग टू फर्दर गिव सो मेनी पीपल, सो इट बिकम्स हर इनकम. नाउ शी हैज अ tendency of saving 50% and consuming 50%. इसने 50 कंज्यूम किया, 50 इसने साइड पे सेव करके रख दिया. अब वो जो 50 इसने कंज्यूम किया, इसने राशन खरीदा, इसने ये किया वो किया, इन सब चीज़ों से इसका 50 किसी और की इनकम बन गई, जिसमें से 25 उसने सेव किया, 25 कंज्यूम हुआ, फिर ये 25 आया, ये 12.5, फिर 12.5. ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दिस 100 बिकम्स 200, 100, 100. Why? Because देश का MPC is 0.5. 50 कंज्यूम होता है, 50 सेव हो जाता है. और इसको मैं न्यूमेरिक ग्राफिकली आपको यहाँ डाल के दिखाती हूँ ग्राफ पे, बहुत ही अच्छी तरह से. यू विल सी द इफेक्ट इन द, ये मैं यहाँ पर थी, 100 करोड़ की इनकम मैं कमा रही हूँ लेट्स जस्ट से, और 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था. तो ये मेरा AD है, ये मेरा AS है. ठीक है, दे वर ओवर हियर. अब सरकार ने क्या किया, 100 करोड़ इन्फ्यूज किया 100 करोड़, जिसकी वजह से मेरा AD यहाँ आ गया और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम हुआ. ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन इनकम बाय हाउ मच, 200, दिस बिकम्स 300. दिस इज माय forward working of multiplier. तो मल्टीप्लायर फॉरवर्ड वर्किंग है ये. ठीक है, आ रही है बात समझ में. दिस इज हाउ मेनी मल्टीपल टाइम्स, 100 डालने से 200 गया, 2 टाइम्स. द मल्टीप्लायर इफेक्ट वाज 2. व्हाट इज इट डिपेंडेंट ऑन, द K, MPC.
दिस इज योर फॉरवर्ड। आपके सिलेबस में बैकवर्ड नहीं है, बट अगर आप विड्रॉ कर लो कुछ पैसा इकोनॉमी में तो आपकी जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम्स बैक हो जाएगी। उसको बैकवर्ड वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर कहा जाता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, वी जस्ट नीड टू नो द डेफिनेशन, मैंने नोट्स में दे रखा है, राइट। उसके इसके साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, या तो ये क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुनेंगे। विद द इन्फ्यूजन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट देयर वाज मैनीफोल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, हाउ मच कर सकते हैं, इंक्रीज इन द इनकम, है ना, व्हाट कॉन्सेप्ट इज ही टॉकिंग अबाउट ओवर हियर एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट 4 मार्क्स में या 4 में ही बनता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये सारा इलस्ट्रेशन, टेबल, डायग्राम विद राइटिंग द एंटायर थिंग, फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेल दैट ही इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड देन एक्सप्लेन दिस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, या मतलब वही स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन, दे विल नॉट डायरेक्टली टेल यू कि मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर इस चैप्टर, इस टॉपिक में से बनता है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट के एंड MPC। बहुत बार आता है, बहुत बार आता है प्रूव करने को, और आप लोगों को ISC को तो 1 मार्क में आ जाता है, वो जो फर्स्ट 16 क्वेश्चन होते हैं उसमें 1 मार्क में आ जाता है, एक्सप्लेन प्रॉपर करना पड़ेगा। आप लोगों को CBSE को 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, कहता देखो मैं ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई टेक इलस्ट्रेशन, है ना, केस 1, मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पे मैंने लिया MPC इज इक्वल टू 1/4, यहाँ मैंने केस 2 में ले लिया MPC इज इक्वल टू 3/4। बेटा ये छोटा ये बड़ा, ठीक है। सो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 1/4, ठीक है, विच इज 1/3/4 is equal to 4/3, which is 1.33 या 66, 66 होगा ना, 66, ठीक है। इधर K is equal to 1/1 minus MPC, 1/1 minus 3/4, which is 1/1/4, ये ऊपर आ गया 4। तो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर MPC छोटा 1.6 is lesser than 4, अगर MPC बड़ा K भी बड़ा। वेरी गुड क्वेश्चन, और रिलेशनशिप भी प्रूव कर दिया हमने। क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। व्हाट रिलेशनशिप, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन K एंड MPC। इफ द K गोज अप द MPC गोज अप। हाँ जी, ये अगर 4 मार्कों में आएगा तो ये तो 2 पॉइंट्स बने, तो बाकी सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे K क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फिर आप बताएंगे MPC क्या होता है, उसके बाद आप फॉर्मूलाज देके उसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आप बताएंगे देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और फिर इलैबोरेट करेंगे इफ MPC is high, K is also high, if this is less, this is also, इसको लिख भी देंगे। फिर आप केस 1 केस 2 एक्सप्लेन करके फिर आप कंक्लूजन देंगे, तो 4 नंबर में बढ़िया बन जाता है। ओके। ऑल राइट, चलिए, सो दिस इज योर रिलेशनशिप। दूसरा एक और पॉइंट ये कहता है, कहता K लाइज बिटवीन 1 to infinity। ये भी प्रूफ करके दिखाओ, कैसे करोगे, ये भी 2 केस लोगे। कहता MPC लाइज बिटवीन 0 and 1, इसी के साथ, क्योंकि कैलकुलेट ही उसके साथ होगा। सो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0, सो ये आ गया 1। तो एक जगह आ गया K1 आ गया, प्रूव हो गया। दूसरा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, ये दूसरा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। So with this you understand the concept of multiplier and the type of questions and the equations you can get. The last topic we have over here is your topic of excess and deficit demand. ठीक है जी, ये हमारा last और 4th topic है, which is excess and deficit demand। बेटा यहाँ हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, और वो जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था
3 का अंडर फुल बियॉन्ड वो यूज होगा। मैं यहाँ पे आमने सामने ही बनाने वाली हूँ सो दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड एक्सेस और डेफिसिट में क्या फर्क है। यहाँ हम बनाएंगे एक्सेस, ये मेरा एवरीबडी इनकम लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, ये मेरा एडी है और ये मेरा एएस है। बेटा ये 600 का एग्जाम्पल है मेरा, जौन सा मैंने आपसे बात की थी 600 फुल एम्प्लॉयमेंट, सारे लोग जितने थे, सारे इनकम जितनी कंज्यूम हो सकती थी सब कंज्यूम हो गई। आ रही है बात समझ में? अब अगर इकोनॉमी में एडी इंक्रीज होता है, हो गया एडी इंक्रीज होता है, ये रहा एडी डैश, डन। तो इस 600 के बाद क्या आप इनकम बढ़ा सकते हो? क्या आप आउटपुट बढ़ा सकते हो? क्या आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो? तो क्या बढ़ाएगा? प्राइसेस। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले ये जो है ये मेरी एक्सेस ऑफ डिमांड है और ये इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, so what the question what I think Ashan had asked me, this is where I want to be, ठीक है, actually, and this is where I am, x ante x post। प्लानिंग गलत हो गई और मैं ऊपर चली गई, ठीक है, हमेशा इट हैज टू बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ये है मेरा क्या है, एक्सेस ऑफ डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। बेटा इस पॉइंट के बाद ना तो इनकम बढ़ सकती है, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, ना आउटपुट बढ़ सकती है। बढ़ेंगे तो क्या? प्राइसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, आ रही है बात समझ में? क्या बोलते हैं हम इसको? इन्फ्लेशन। क्लियर? अब क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या टॉपिक है, इसको ध्यान से समझोगे मेरे साथ। हाँ, सबसे पहला इसके अंदर वो ये कहता है कि एक्सेस ऑफ डिमांड होगी कब, एक्सेस ऑफ डिमांड के कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनता है, एक्सेस ऑफ डिमांड। बेटा आपके सामने मैंने एडी को हिलाया, उसकी वजह से हो गई, लोगों की डिमांड ज्यादा थी, तो एडी के कंपोनेंट्स क्या हैं? कहता अगर कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी तो हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर देगी तो ये हो जाएगा, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो ये एक्सेस डिमांड हो जाएगी। ये सब रीजंस है। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा। ये हो गए कॉजेस। सेकंड, इसका इम्पैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कहता इसके होने से हम ना तो इनकम बढ़ा पाएंगे, ना हम आउटपुट बढ़ा पाएंगे, ना हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाएंगे। बढ़ेंगे तो क्या? प्राइसेस, विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। दिस गैप, ठीक है, विच गैप? दिस गैप फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट टू बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट का इज योर इन्फ्लेशनरी गैप। आ रही है सबको समझ में? एनीबडी एनी डाउट हियर? ठीक, इसका मैं रेसिप्रोकेशन बना रही हूँ। What were the causes for excess demand? जो भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं वो सब उसके कॉजेज हैं। कंजम्पशन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ऑल दोस, ठीक है। फिर आया नेक्स्ट डेफिसिट। एवरीबडी ध्यान से, ये मेरा है इनकम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज माय एडी, दिस इज माय एएस, राइट। लेट्स जस्ट से फॉर व्हाटएवर रीजंस ये मेरा एडी डैश, राइट। तो जिसकी वजह से ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, ये वाई डैश लिया मैंने, ये ई डैश, ये मेरा ई था। सो बेटा दिस सम पिक अप हियर, ठीक है, दिस इज माय डेफिसिट डिमांड, डिमांड विच आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ, ठीक है, और डिफ्लेशनरी गैप। ये वाला मैंने बेटर लिखा है यहाँ पे वाई एफ, यस, फुल एम्प्लॉयमेंट का ये है डिफ्लेशनरी गैप।
जब फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट के साथ आप देखते हो उनका जो लेस है, ठीक है। ये क्या है हमारा डेफिसिट। फर्स्ट थिंग, कॉजेज क्या होंगे, जब देश में कंजम्पशन कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे या मनी सप्लाई घट जाएगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगी डेफिसिट डिमांड की या डिफ्लेशनरी गैप की। और इस केस में एवरीबडी, इनकम क्या हो जाएगी कम, आउटपुट क्या हो जाएगी कम, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी कम, और प्राइसेस क्या हो जाएंगी कम। बेटा ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या है कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दिस इज शिफ्ट, एवरीबडी बहुत ध्यान से मेरी ये बात सुनेंगे, दिस इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस कराए थे, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन लेस देन, वो था डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम्स, दैट वाज डिसइक्विलिब्रियम। दोनों चीजों में फर्क है और वो दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद दिस, राइट? अंडरस्टैंड एवरीबडी? दिस इज योर एक्सेस एंड डेफिसिट, डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप। सेम डायग्राम बनता है, डिट्टो सेम, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स है दोनों, वी डोंट वांट टू बी इन इन्फ्लेशन, वी डोंट वांट टू बी, वी वांट टू स्टेबलाइज, जो कि सरकार का काम है। तो उसके लिए वी हैव पॉलिसीज, वी हैव टू पॉलिसीज। वन इज योर फिस्कल पॉलिसी विच इज ऑल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट या बजटरी पॉलिसी। व्हाट इज इट कॉल्ड? बजटरी पॉलिसी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट रन करती है। मैं इसको चेंज कर रही हूँ, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी जो हमारे पास है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज द पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है जी। यहां पर हमारे पास मेजरली वी हैव टैक्सेस, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके, हाँ जी, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। इधर वी हैव क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। यहां पर आपने पढ़ा है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, rationing and moral suasion। मेजरली यही करेंगे, आपने और भी बहुत किए ISC ने क्वालिटेटिव के अंदर। ये हमारे सारे एक तरीके के मैंने डिफरेंसेस भी दे दिए आपको। मैंने अभी तक जो डिफरेंस बताए हैं 1, 2 और इंस्ट्रूमेंट्स, एक और डिफरेंस बताती हूँ मैं जो कि आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट डिफरेंस विल बी, इट इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पॉलिसी ऑफ द RBI। ऑल्टरनेट नेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बजटरी पॉलिसी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडिट कंट्रोल। फिर इंस्ट्रूमेंट्स में दे सकते हैं एक दो नाम, और यहाँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और एक लास्ट सिलेक्टिव कंट्रोल। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी में आपने पढ़ा था जो क्वालिटेटिव होते हैं जो क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं ये सिलेक्टिव कंट्रोल मेजर्स होते हैं, ये हर किसी पे नहीं लगते, ये स्पेसिफिक सेक्टर्स पे लगते हैं। ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता, ये हर किसी को लागू होते हैं, ये वाले सिलेक्टिव कंट्रोल का फीचर रखते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। दिस इज क्वालिटेटिव, दिस इज क्वांटिटेटिव। marginal requirement, rationing and this is moral suasion, right? अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, लेट्स से इकोनॉमी के अंदर क्या हो गई, इन्फ्लेशन हो गई। क्या हो गई? इन्फ्लेशन। बहुत गलत बात है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, हर किसी के पास बहुत सारा पैसा है। क्या है? पैसा है, हमें उसे कॉम्बैट करना है। सो यहाँ टैक्सेस, हम टैक्सेस को बढ़ा देंगे। वाई? सो दैट आई कैन सोक द लिक्विडिटी ऑफ द पीपल।
हम बोरोइंग्स को बढ़ा देंगे, क्यों? ताकि मैं लोगों से बोरो कर लूँ। मैं एक्सपेंडिचर, मैं कौन हूँ यहाँ पे? गवर्नमेंट हूँ। गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर कम करेगी, क्यों करेगी? ताकि लोगों के हाथ में पैसा ना जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे और मनी सप्लाई बढ़ेगा, मुझे नहीं बढ़ाना, राइट। इधर बैंक रेट, बैंक रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। आरआर को बढ़ा देंगे, आरआरआर को बढ़ा देंगे, सीआरआर को बढ़ा देंगे, एसएलआर को बढ़ा देंगे। इन सबके बढ़ाने से क्या होगा? कम मनी सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो हमने करना है। ओएमओ, मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम क्या करेंगे? वी विल सेल सिक्योरिटी सो दैट पीपल बाय फ्रॉम अस, एक तरीके की वी आर बोरोइंग फ्रॉम देम। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। रैशनिंग को वर्ड क्या यूज करेंगे हम? स्ट्रिक्ट, है ना, वी विल यूज रैशनिंग, ठीक है। और यहाँ मॉरल सुएशन में भी विल बी यूजिंग स्ट्रिक्टर कॉन्सेप्ट की भैया डोंट गिव लोन्स। और डिफ्लेशन में सब उल्टा, टैक्सेस को कम कर देंगे, बोरोइंग्स को कम कर देंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ा देंगे, सीआर बैंक रेट बढ़ाएंगे, नहीं, बैंक रेट कम कर देंगे, आरआर कम कर देंगे, आरआरआर कम कर देंगे, सीआरआर एसएलआर कम कर देंगे। ओएमओ में वी विल बाय बैक। वाई वी विल बाय बैक? बिकॉज आई वॉन्ट क्या कहते हैं, द मनी टू बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, सो आई गिव देम मनी एंड आई बाय द बॉन्ड फ्रॉम देम। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, रैशनिंग विड्रॉ कर लेंगे, और मॉरल सुएशन लीनियंट या लिबरल हो जाएंगे। So this is the entire chapter for AD and AS, ठीक है। If you have doubts, you can send it on the comments, and you can, if you want notes, you can also comment me. I can send you notes personally. Okay, thank you. Like, Like, oh, है ना?